हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो 8th क्लास की हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। हमने 8th क्लास की हिस्ट्री से शुरुआत की थी। हमने एक पूरा चैप्टर विद क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया था और हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसके कई सारे वीडियो हम देख चुके हैं, कई सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। उसी कंटिन्यूएशन में जो अब हम वीडियो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो हमने देखा था, प्लासी का युद्ध देखा था। हमने पूरा पढ़ लिया था ये प्लासी के युद्ध के बारे में कि किस किस के बीच में ये युद्ध हुआ था, क्यों हुआ था, क्या सिचुएशन रही थी, क्या कंडीशन रही थी। और इसके बाद जो हमारी हिस्ट्री है वो एक अलग ही डायरेक्शन ले लेती है, या हम कहें उस टाइम में जो ब्रिटिशर्स ने जो ये प्लासी का युद्ध जो किया था उससे उन्होंने अपनी एक तरह से पावर इस्टेब्लिश कर ली थी, मतलब सत्ता स्थापित करना शुरू कर दिया था। मतलब ये पहला एक युद्ध था जो उन्होंने इंडियन से लड़के और यहाँ पर अपनी पावर को दिखाया था, मतलब एक तरह से युद्ध जीता था। और यहीं से हमारी हिस्ट्री जो है वो एक अलग डायरेक्शन ले लेती है। और इसके बाद जो हमारा दूसरा युद्ध होगा, बक्सर का युद्ध, उससे पूरी तरह से जो है ब्रिटिशर्स हैं उनके पास पावर चली जाएगी और वो खुद क्या है, नवाब बन जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, क्यों होंगी, ये सारा हम इस टॉपिक में कवर करने जा रहे हैं। हमने एक युद्ध के बारे में पढ़ लिया था, वो कौन सा युद्ध था, हमारा प्लासी का युद्ध। इसके बारे में हम लास्ट टॉपिक में कवर कर चुके हैं। जो कोई भी ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है वो इससे पहले वाले वीडियो देखे जिससे कि चैप्टर अच्छे से समझ में आए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखें जिससे जो चैप्टर है इजीली समझ में आ जाएगा। हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो प्लासी की जंग के बाद क्या हुआ, सिराजुद्दौला मर जाता है और उसके बाद क्या है, सिराजुद्दौला की जगह मीर जाफर को क्या बना दिया जाता है, नवाब बना दिया जाता है। अच्छा, अब मीर जाफर को नवाब क्या इसलिए बनाया कि ब्रिटिशर्स ने ये कहा था कि हम जो जब सिराजुद्दौला को हटा देंगे, मतलब मार देंगे या फिर हटा देंगे, नवाब नहीं रहेगा तो तुम्हें नवाब बना देंगे। क्या अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया? क्या वो कोई सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे या अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहते? नहीं, एक्चुअल में रीज़न क्या था कि रीज़न ये था कि वो अभी ये जिम्मेदारी जो शासन वगैरह ये लेना ही नहीं चाहते। वो आए किस वजह से थे? शुरुआत में याद करो, हमने पढ़ा था कि वो सिर्फ यहाँ उनका आने का मेन मोटिव क्या था, सिर्फ यहाँ पर बिजनेस करना। ठीक है, बिजनेस भी हमने देखा था, दो चीज़ों में वो कर रहे थे, एक तो गरम मसाले और दूसरा आपके कपड़े। तो वो क्या करते थे, ब्रिटेन से सोना चांदी वगैरह लाते थे और यहाँ उसको खरीदते थे सामान को, और वहाँ जाके आपके जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसमें जा कर के वो बेचते थे। तो इस तरह से वो अपना बिजनेस कर रहे थे। फिर उन्होंने देखा यहाँ पर उन्हें छूट मिल सकती है तो उन्होंने छूट लेना शुरू कर दिया था। फिर बाद में उनका इस तरह से नवाबों से झगड़ा शुरू हो गया। फिर प्लासी का जो युद्ध हुआ, मतलब वो एक ऐसा नवाब चाहते थे जो उनके हाथों की कठपुतली हो, मतलब उनके अकॉर्डिंग चले वो। तो उन्होंने एक ऐसा नवाब चुन लिया था, वो कौन था, हमारा मीर जाफर। अब मीर जाफर ने जो सिराजुद्दौला है उसको धोखा क्यों दिया, कि लालच में, क्योंकि उन्होंने देखो चालाक बहुत थे ब्रिटिशर्स। उन्होंने मतलब एक तरह से फूट डालो राज करो की नीति स्टार्ट कर दी थी उन्होंने। मतलब वहाँ उसको मीर जाफर को बहलाया फुसलाया, कहा कि हमें तो देखो नवाब वगैरह बनने में कोई शौक नहीं है, मतलब इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो सिर्फ बिजनेस करना है। और जो सिराजुद्दौला है उसने हमारा ठप्प कर दिया है बिजनेस, मतलब इस तरह से हमारी कंपनी को अपने हाथ कंपनी को कब्जे में ले लिया है। तो हमें तो बस उससे मतलब है, हमें सिर्फ तुम फायदा देते रहना बिजनेस में, हम तुम्हें क्या है नवाब बना देंगे। तो इसी लालच में मीर जाफर क्या है, सिराजुद्दौला को धोखा दे देता है और लास्ट के युद्ध के टाइम में एंड मोमेंट पर अपनी जो सेना की टुकड़ी है वो नहीं ले जाता और उससे सिराजुद्दौला क्या है, युद्ध हार जाता है और मर जाता है। और उसकी जगह मीर जाफर अब क्या है, नवाब बन जाता है। देखो कंपनी ने अब वो एक कठपुतली अपना जो बिठा तो दिया, मतलब जो एक तरह से, अब क्या पूरी तरह से ये कठपुतली तो था, लेकिन क्या ज़रूरी है कि वो सारी बातें मानेगा? कुछ तो पब्लिक की मानेगा ना, कुछ तो जो उसकी आम जनता है या जो लोग हैं जिनका वो नवाब था उनकी भी सुननी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं वो ब्रिटिशर्स को इग्नोर करेगा, यही चीज़ उनको अच्छी नहीं लगेगी। उन्हें लगेगा कि सारी चीज़ें हमने कठपुतली, मतलब हमने एक तरह से इसको नवाब बनाया तो हर बात हमारी माने। लेकिन कहीं कहीं कुछ जो फैसले वो लेगा वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाएंगे और ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, इसको फिर से हटा देंगे मीर जाफर को, और इसकी जगह इसी का दामाद जो है मीर कासिम, उसको नवाब बना देंगे।
फिर उसके बाद वो भी एक तरह से हर बात तो नहीं मानेगा, हालांकि वो कठपुतली था, लेकिन वो भी हर बात नहीं मानेगा, वो भी इनके खिलाफ जाने लगेगा। तो उसके बाद फिर क्या है, हमारा बक्सर का युद्ध होगा। उस युद्ध में जो मीर कासिम है अपने साथ और लोगों को भी मिलाएगा, जो नाम मैंने आपको शुरुआत में बोला था ना कि एक नाम और आएगा जो सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला नहीं है, सिराजुद्दौला के उसको भी मिलाएगा, और एक दो अहमद साहब दवली शायद उनको भी इसमें शामिल करेगा। और मतलब 3-4 लोग ये मिल के लड़ेंगे। उसके बावजूद भी क्या है, ब्रिटिशर्स जो हैं, ब्रिटिशर्स से ये लोग हार जाएंगे, और ये ही एक निर्णायक युद्ध होता है। यहीं से क्या है, ब्रिटिशर्स सारी पावर अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, और फिर वापस से जैसे ही बक्सर का युद्ध जो ये खत्म होता है, जीतते हैं, उसके साथ ही फिर से ये क्या है, मीर कासिम को क्या है, नवाब बना देते हैं। अब मीर कासिम को क्यों नवाब बनाते हैं, एक्चुअल में क्या था कि वो तुरंत तो कोई ऐसा ढूंढ नहीं सकते थे कठपुतली, किसी को, हर किसी को तो बिठा नहीं सकते, नवाब नहीं बना सकते। अब उनको लगता है कि मीर जाफर से बेटर ही है मीर कासिम, तो उसको बना देते हैं। दूसरा, मीर कासिम उन्हें लालच भी देता है कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, मतलब पैसे देगा, मतलब उसके गिफ्ट के रूप में। तो वो उस वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं या अंग्रेज हैं उसको क्या कर देते हैं, नवाब बना देते हैं। कुछ साल बाद उसकी डेथ हो जाती है। फिर वो सोचते हैं ब्रिटिशर्स कि अब बहुत हो गया ये कठपुतली नवाब, ये भी हमारे कहने नहीं मानते, लास्ट टाइम में ये भी मुकर जाते हैं, अब हम क्या करते हैं, खुद ही नवाब बन जाते हैं। तो वो अगर अब क्या है, खुद क्या बनते हैं, नवाब बन बैठते हैं। तो आइए देखते हैं, हम बस बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। जल्दी कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता आसान नहीं है, कि मतलब उन्होंने जो रास्ता अपनाया था, एक मिनट, मतलब उनका मेन उद्देश्य तो क्या था, बिजनेस करना था, लेकिन जो सारी चीजें हैं, अगर वो काम स्थानीय शासकों की मदद के बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था, कि मतलब युद्ध वगैरह ना हो तो आसानी से कर लेंगे, किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की उन्हें जरूरत ही नहीं थी। तो जल्दी ही मतलब जो कंपनी थी उसको ये एहसास होने लगा था कि रास्ता आसान नहीं, कि जो हमने रास्ता चुना है वो इतना ईजी नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारे पर नहीं चलते भाई, उनको भी तो अपनी नवाबगिरी दिखानी पड़ेगी ना, हमेशा ये थोड़ी ना कि उनके कहने पर मतलब जो एक कठपुतली नवाब है उन्हीं के अकॉर्डिंग चलेगा, वो भी उनके खिलाफ जाएगा। आखिर उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और प्रभुत्व दिखावा करना पड़ेगा, मतलब उन्हें अपनी प्रजा की नज़र में दिखाना पड़ेगा कि भाई वो नवाब है, मतलब उसके हाथ में पावर है, तो उसको सम्मान और संप्रभुता के चक्कर में दिखावा भी करना पड़ेगा, और उस दिखावे के चक्कर में वो क्या है, उनके खिलाफ जाएंगे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और यही बात उन्हें पसंद नहीं थी। तो फिर कंपनी क्या करती, अब कंपनी क्या करती, जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को क्या है, नवाब बना दिया। तो जब ये जो मीर जाफर है उनके खिलाफ जाने लगा तो क्या किया, कंपनी ने उसको हटा करके और क्या है, मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हारना पड़ा। और उसके बाद जब जो मीर कासिम है वो भी उनको तंग करने लगा था, या मतलब वो भी उससे भी परेशान जब होने लगे थे ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने क्या किया, एक बक्सर का एक युद्ध हुआ, और उसके साथ ही मतलब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, और उसके साथ ही इनको उसकी हार का मुंह देखना पड़ा। इसमें भी जो अनलकीली मतलब ये इंडियंस हार गए थे, और उससे क्या है कि जो ब्रिटिशर्स है उनके हाथ में पावर आ गई, और उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया, किसको, मीर कासिम को, और मीर जाफर को दोबारा क्या बना दिया गया, नवाब बना दिया। अब देखो वापस से घूम फिर कर वही आ गए, दोबारा मीर कासिम को जो नवाब बनाने को ये ऐसा शौक नहीं था कि वो कोई बहुत ज़्यादा सही था या कुछ ऐसा था, उनकी मजबूरी थी। एक तो वो इतनी तुरंत मतलब कोई दूसरा नवाब नहीं ढूंढ सकते थे, हर किसी को मुंह उठा के मतलब वो नवाब बना नहीं सकते थे। उन्हें लगा जो जाफर कासिम है उससे बेटर तो मीर जाफर ही है। और दूसरा, मीर जाफर ने प्रॉमिस किया था उनको गिफ्ट के रूप में हर महीने 5 लाख रुपए देने का। अब सोचो उस टाइम जब हम 1764 की बात कर रहे हैं, उस टाइम 5 लाख कितने, आज के टाइम में भी हर महीने किसी को 5 लाख मिले तो बहुत बड़ी बात होती है। तो वो तो कंपनी को 5 लाख दे रहे थे, सोचो कितनी मतलब वो दे रहे थे, पैसे दे रहे थे। वो उस टाइम की बात है जब 1 रुपये की ही बहुत वैल्यू होती थी। अब
नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने होते थे कि अब जो नवाब बना था, मीर कासिम फिर से जो नवाब बना था, उसे कंपनी को हर महीने क्या करना पड़ता था, 5 लाख रुपए देने पड़ते थे। अपने सैनिक खर्चों से निपटने या व्यापारिक जरूरतें तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। अब देखो कंपनी, अब एक बार जब लालच आ जाए ना मन में, तो वो खत्म तो होता नहीं है, जाता तो है नहीं, लालच बढ़ता चला है। अब कंपनी ने क्या किया, अपने जो भी सैनिक खर्चे थे, पहले तो ये कहाँ से, इंग्लैंड से पूरे हो रहे, लेकिन अब उन्होंने अपने जो सैनिक खर्चे हैं यहीं से मतलब पूरे करने की कोशिश करी। जो व्यापारिक उनकी जरूरत होती थी, जैसे पहले क्या करते थे, वो कच्चा माल के लिए क्या करते थे, सोना चांदी कहाँ से लेके आ रहे थे, इंग्लैंड से लेके आ रहे, लेकिन अब उन्होंने वहां से बंद कर दिया। अब उन्होंने लगा यहीं से टैक्स वगैरह इकट्ठा करके यहीं से अपनी जो जरूरत है, नवाब से भी मिल रहे थे उन्हें हर महीने 5 लाख रुपए। अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी कि मतलब इनको हमें और पैसे चाहिए, जिससे कि हम ये हमारी नीड, हमारी ये जरूरत है, इनको क्या कर सके, पूरा कर सके। कंपनी और ज्यादा इलाके, मतलब वो चाहती थी कि अभी तो उनके पास 3 गांव थे, उनकी ही मतलब वो रेवेन्यू ले रहे थे, और ज्यादा इलाके और ज्यादा कमाई चाहती थी। मतलब उनको लगता था कि और ज्यादा इनकम हो। देखो भारत को ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था इंडिया को, इंडिया के पास वाकई में बहुत ज्यादा धन दौलत थी और इसीलिए उसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। जब आप देख रहे हो, आपको खजाना दिख रहा है सामने और आपको दिख रहा है कि भाई इसमें से तो बस 5 लाख रुपए निकाल के मुझे दिया जा रहा है, तो मुझे तो लालच आएगा, मैं तो कहूंगी कि सारा की सारा मुझे मिलना चाहिए, किसी तरीके से मिलना चाहिए। अब ब्रिटिशर्स का भी यही हिसाब था, उन्होंने देखा था कि जो इंडियंस हैं वो इतने संपन्न हैं, जितना पैसा यहाँ से लूट सको लूट लो। मतलब वो तो चाहते थे कि जैसे पैसे मिले, 5 लाख मिल रहे थे, लेकिन उनका लालच वहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने सोचा जितने भी हम सेना वगैरह आर्मी रख रहे हैं, इनकी जो खर्चाएं यहीं से निपट जाए, हमारी जो व्यापारिक जरूरत है, व्यापारिक जरूरत मतलब कच्चा माल वगैरह खरीदने के लिए जो पैसों की जरूरत पड़ती थी, वो भी यहीं से पूरी हो जाए। और भी जो अन्य खर्चे थे उनके लिए कंपनी और पैसा चाहती थी, और अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे और ज्यादा इलाके चाहिए। किसके लिए, टैक्स इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि टैक्स से ही तो पैसा चाहिए, पैसा मिलता था उन्हें, तो वो और कमाई करना चाहती थी। तो उसके बाद क्या हुआ, 1765 में क्या होता है, मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे कि अब जो कंपनी है उसने अपने इरादे बदल लिए कि अब हमें क्या करना है, पावर अपने हाथ में लेने पड़ेगी। कठपुतली नवाब बहुत हो गए, ये हमारे साथ मतलब कुछ ना, मतलब एक तरह से कहें अपनी जो जनता है उनकी नज़र में मतलब सम्मान पाने के लिए, सब वो दिखाने के लिए हमारे खिलाफ तो जाएंगे। तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। इससे अच्छा हम क्या है, पावर अपने हाथ में ले लेते हैं, मतलब हम खुद ही क्या है अपनी जो ये पावर है, या हम खुद ही नवाब बन जाते हैं। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान कर दिया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। जो रॉबर्ट क्लाइव थे, उन्होंने कह दिया कि जिस तरह से उनकी कंपनी के नवाबों के साथ अनुभव रहे, मीर कासिम के साथ, मीर जाफर के साथ, तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो हम खुद ही नवाब बनेंगे। तो अब वो क्या है, खुद ही नवाब बन बैठे, मतलब अब हमें मतलब खुद को नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने अपनी कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। अब देखो ये जो मुगल सम्राट है, ये क्यों मतलब कंपनी को मुगल जो बंगाल प्रांत का दीवान घोषित कर रहा है, कोई शौक नहीं है उसे कि मतलब कह दिया कि बस हाँ, और उन्होंने मतलब मान लिया। वो तो मजबूरी थी। बंगाल जो आपका युद्ध हुआ था बक्सर का, उसमें हार चुका था मुगल जो सम्राट है, तो उसके पास अब कोई वो तो बचा नहीं रास्ता, लड़ झगड़ के ये ब्रिटिशर्स ने क्या है मजबूर कर दिया, मुगल सम्राट ने ही। अब देखो वो खुद से अगर नवाब बनते तो लोग कहते कि ये मतलब जो कहाँ से आ गए, कैसे हमारे देश में आके नवाब बन जाते, मतलब सवाल उठेगा ऐसे कैसे नवाब बन गए, किसने कहा इनको। तो मुगल सम्राट के थ्रू वो खुद को क्या है नवाब बनवाते हैं, और बंगाल प्रांत का क्या है अब दीवानी नियुक्त कर लेते हैं खुद को। दीवानी क्या है, देखो जो उन्होंने कुछ गांव के 3 गांव के क्या है वहां से वो टैक्स वसूल कर रहे थे, वो तो अब दीवानी मतलब जितने भी प्रशासनिक जो काम हो रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वगैरह, सारे काम इन्होंने अपने हाथ में ले लिए या सारे काम अपने कंट्रोल में ले लिए थे। एक बार इधर आ जाओ, ये पढ़ लेते हैं जो नवाबों की शिकायत थी, ये वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं। नवाबों की शिकायत क्या थी। 1773 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में कहा था। इंग्लिश व्यापारी कौन, यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्हें सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री लगाने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दी जाए। कि मतलब जब वो हमारे यहाँ बिजनेस करने के लिए आए थे शुरुआत में, तो उन्होंने मतलब हाथ जोड़ के सरकार के सामने
विनती करके क्या कहा था कि उन्हें मतलब जो अपना बिजनेस करने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए। उन्होंने वह ज़मीन तो मिल गई, लेकिन उन्होंने तो यहाँ मजबूत किला ही खड़ा कर डाला कि मतलब सिर्फ ज़मीन मांगी थी शुरुआत में, तो अब उन्होंने क्या है, यहाँ तो एक मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। इसके चारों ओर तरफ गड्ढे बना दिए, और अब गड्ढे बना दिए जो नदी से क्या है, जुड़ते हैं। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितने तोहफे तैनात कर दिए, और अब उन्होंने क्या है, दीवारों पे तोहफे भी लगा दिए। उन्हें बहुत सारे सौदागर और अन्य लोगों को अपनी मतहत करने के लिए, मदद की जगह यहाँ ये गलत प्रिंट हो रखा है, ये यहाँ मदद होगा, मदद करने के लिए तैयार कर लिया कि मतलब अब उन्होंने कई सारे सौदागर हैं, उनको मतलब अपनी हेल्प के लिए रख लिया है। सोचो, पहले तो सिर्फ वो खुद मतलब यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे और मतलब जो तैयार माल और उसको बेचते थे। अब यहाँ अपनी मदद के लिए उन्होंने कई सारे लोगों, सौदागर वगैरह, उनको तैयार कर लिया है, और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल करते हैं। मतलब यहाँ से 1 लाख रुपए क्या है, टैक्स लेते हैं, कर रहे हैं, और वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर क्या है, लूट खसोट रहे हैं, और हमको ही हमारे देश में क्या है, गुलाम बनाकर क्या कर रहे हैं, लूट खसोट रहे हैं। ये इन्होंने जो नवाब थे उन्होंने शिकायत करी थी, किनके खिलाफ, कंपनी के नवाबों के खिलाफ। अब आखिरकार क्या होता है, कंपनी क्या करती है, बंगाल प्रांत की दीवानी नियुक्त कर लेती है। उसको मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का क्या है, दीवान नियुक्त कर दिया था। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। अब जो बंगाल के जितने भी संसाधन थे, जितने भी रिसोर्स थे, उन पर विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण करने का, कंट्रोल करने का, या उनका सारा प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव जो था, पावर था, वो किसके हाथ में आ गई थी, सारी की सारी कंपनी के हाथ में आ चुकी थी। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ी। देखो, अब इससे क्या हुआ, जो कंपनी थी उसकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि इससे पहले जब भी उनको इंडिया से बिजनेस करना था, मतलब कई सालों से चला आ रहा था, उसे बिजनेस करना होता था, तो उन्हें क्या है, अपने ब्रिटेन से बहुत सारी चीज़ें लानी पड़ती थी, मतलब सोने चांदी की चीज़ें लाके, और उनके बदले में ये चीज़ें क्या है, खरीदनी पड़ती थी। अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, देखो, ये क्या करेंगे, यहीं से टैक्स वसूल करेंगे और उसी पैसे से इन चीज़ों को खरीदेंगे और हमारी चीज़ें हमें ही बेचेंगे, सोचो, और हमारे ही पैसों से। मतलब आए किस लिए थे, बिजनेस के लिए, और अब हमारे ही यहाँ से राजस्व वसूल के, मतलब हमारा ही पैसा लेंगे और हमारे पैसे से चीज़ें खरीदेंगे, और फिर हमारे पैसे हम ही को उनको बेचना शुरू कर देंगे। एक तैयार मतलब मार्केट भी मिल जाएगा इनको। इसकी वजह ये थे कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत को बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी कि मतलब क्या बेचें, तो उनकी मजबूरी थी सोना चांदी बेचना। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी थी, कि जैसे ही प्लासी का युद्ध हुआ उसके बाद ब्रिटेन से क्या सोना निकलना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ से वो 3 जगह से वो टैक्स भी ले रही थी, और ऊपर से मतलब पावर अपने हाथ में ले ली। बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन ने सोने लाने की अब जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि 5 लाख तो नवाब खुद दे रहा था उनको, और अब उसे वहां से सोने लाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दीवानी मिल गई। अब बंगाल से जितना भी जो भी काम होता था, राजस्व वगैरह वसूल करना, इकट्ठा करना, सारा काम उन्हीं के हाथ में आ गया, उन्हीं के अंडर में आ गया। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चलाती थी, कि मतलब जो इनकम इंडिया से हो रही थी, उन्हें जो भारत से हो रही थी, उससे क्या है, कंपनी अपने खर्चे चला रही थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीदना चाहती थी, कि मतलब ये जो कमाई हो रही थी उससे क्या है, कंपनी क्या चाहती थी, मतलब कि यहीं से सूती और रेशमी कपड़ा, इसी कमाई से जो उनको टैक्स के रूप में मिल रहा था पैसा, या जो भी वो वसूल कर रही थी राजस्व, उससे ही वो क्या है, रेशमी कपड़ा खरीदना चाहती थी और उसको बाहर बेचना चाह रही थी। अपनी फौज को संभालती थी, मतलब अपनी जो आर्मी वगैरह जो रखते थे उनको भी वो क्या यहीं से पे कर रही थी, यहीं से उनको संभाल रही थी। और कलकत्ते में किले और दफ्तरों का निर्माण उठाने की लागत भी, अब सोचो, इतना इनकम उनका इंडिया से अब होने लगा
कि वो अपने जो दफ्तर बना रही थी या किले बना रही थी, उनका निर्माण का खर्चा भी वो क्या है यहीं से उठा रही थी। अब उनको अब इंग्लैंड से तो कुछ लाना नहीं पड़ रहा। अब जब इंसान को इतना मिलेगा, इतना वो हासिल कर लेंगे, तो वो तो और चाहने की चाहत रखेंगे कि इससे भी ज़्यादा हमें सब कुछ हमें मिल जाए। तो आगे देखते हैं कि ये लालच इनको कहाँ ले जाके छोड़ता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब मतलब ये इंग्लिश टर्म है, ये नवाब ही है, गलत नहीं हुआ है ये टाइप, ये नवाब ही पढ़ा जाएगा क्योंकि इंग्लिश टर्म है। तो अब कंपनी के जो अफसर हैं वो कैसे नवाब बन बैठे, ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।